बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उन सब्जेक्ट में से इंग्लिश के यानी कि दोनों क्लासेस के इंग्लिश के यानी कि मैटर के रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। उसके बाद हम बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और बायोलॉजी के अभी तक 6 चैप्टर के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ पार्ट्स में हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम 7वें चैप्टर यानी कि बायो एनर्जेटिक्स के मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें। तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने क्लास फेलो को, ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड्स जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स अब पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर्स मुफीद हो सके हैं। आप बारी भरकम फीसें जो अदा कर रहे हैं अपनी अकेडमीज़ में और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में, और वहाँ पे यही चीज़ें सेम थिंग्स आप पढ़ रहे हैं और उनकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को सीख कर लर्न करके मेमोराइज करते हैं, तो यही चैप्टर यही लेक्चर आप अपने पैसे बचा सकते हैं घर में बैठ के सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद तमाम की तमाम, ताकि वीडियो आपको इंटीमेशन मिल सके, आप उनसे मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज में ना सिर्फ इन्हेंस कर सकते हैं बल्कि अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर है चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं इसमें क्या क्या होता है और इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और हयातियात में यानी कि बायोलॉजी में इनका क्या किरदार रहा है बायो एनर्जेटिक्स में। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको थीम बताऊंगा इन उर्दू में ताकि आप इजीली आपका जो लेवल है मैट्रिक लेवल उसको आसानी से समझ सकें। चैप्टर 4 जो कि सेल की साख्त और चैप्टर 6 जो कि उसके अफ़ाल और एंजाइम के किरदार पर बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें एक जिंदा सेल में केमिकल रिएक्शंस मसलसल होते रहते हैं। हमने पढ़ा था कि सेल में एक ओपन सिस्टम की तरह एक ओपन सिस्टम होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हर वक्त मुख्तलिफ मादे के सेल अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लिविंग द सेल एट द टाइम्स, यानी कि इनसाइड सेल्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर परफॉर्म्ड। और सेल के अंदर मादे तोड़े जाते हैं और नए मादे बाहर से वजूद में आते हैं। सेल में होने वाले इन तमाम फ़आल को एनर्जी चलाती है। एनर्जी यानी कि एनर्जी चलाती है। तमाम के तमाम जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको एनर्जी चलाती है। जानदारों में एनर्जी दो किस्म की पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी और काम करने में बराह रास्त शामिल होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि मुस्तकिल तौर पे ज़ख़ीरा उसमें होती है। पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स में ज़ख़ीरा होती है और इन बॉन्ड्स के टूटने पर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में उसका जो है वो इखराज होता है। तो ये आपका जो इब्तदा है बायो एनर्जेटिक्स का, जिसमें आपको इसके मतलब बताया है। 7.1 में बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी का क्या किरदार है उसमें हम देखते हैं। और बायो एनर्जेटिक्स यानी कि आप से मुराद जानदार में एनर्जी के ताल्लुकात और एनर्जी की तब्दीलियाँ होती हैं, यानी कि रिलेशनशिप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस जानदारों में होती हैं। और जानदारों अपनी तैयार की हुई या खाई हुई खुराक का मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी उनके अंदर खुराक मंजूर होती है उसको मेटाबॉलिज्म तैयार करते हैं। और जब ये बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं तो आमतौर पर काइनेटिक एनर्जी की बहुत बड़ी मकदार खारिज होती है। इसमें से कुछ तो एटीपी यानी कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी बनाकर ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, जबकि बाकी हीट एनर्जी की शक्ल में निकल जाती है। इसके अलावा जो एटीपी है जिसमें ज़ख़ीरा शुदा पोटेंशियल एनर्जी को ज़िंदगी के अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए दोबारा काइनेटिक एनर्जी में तब्दील किया जाता है, जैसा कि फिगर जो 7.1 है उसमें दिया गया है। और ये कुछ प्लांट्स और उसके मतलब रिकॉलिंग है कि प्लांट्स और चंद माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें चूँकि फोटोसिंथेसिस जिसमें बैक्टीरिया और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से रोशनी की मौजूदगी में अपनी
جو خود خوراک تیار کرتے ہیں فوٹوسینتھسس کے ذریعے، جبکہ جانور، فنجائی اور بہت سے مائکرو آرگنس فوٹوسینتھسس بیکٹیریا اور پروٹونز دوسروں سے تیار شدہ خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو یہاں پہ بایو انرجیٹک میں آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے، اس لیے اس کو ریکالنگ دوبارہ کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو اٹیچ کرنے کے بعد۔ نیکسٹ آپ کی آکسیڈیشن، ریڈکشن اور ریئیکشن، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ کو ایک یہاں پہ ایمیج شو نہیں ہو رہا ہے، 7.1 شاید آگے دیا ہو اس بک میں انہوں نے جو 7.1 ہے، تو اس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے، انرجی کا خرچ ہوتا ہے، اور ان اخراج کے لیے کس طرح خوراک جو تیار ہوتی ہے۔ شاید اس میں بایو انرجیٹک کا جو اینیمیشن دیا ہوگا، لیکن یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے اس بک میں، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اس میں دیکھتے ہیں نیکسٹ آپ کا جو آکسیڈیشن ریئیکشن ہے، تاکہ ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جانداروں میں ہونے والے تمام جو اعمال ہوتے ہیں، انرجی کا بہاؤ ہوتا ہے، اس دوران انرجی حاصل کی جاتی ہے، اس کو ایک دوسرے سے مطلب تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹرانسفارمیشن کیا جاتا ہے، مختلف افعال مثلا گروتھ، حرکت، ریپروڈکشن وغیرہ کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فار آل پروسیس، زندگی کے تمام افعال کے لیے جس میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہوتی ہے، ریئیکشنز یعنی کہ ریڈاکس اور اس کا بلا واسطہ ذریعہ ہے، جو کہ ریڈاکس ریئیکشنز کے دوران ایٹمز کے درمیان الیکٹرانز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کسی ایٹم سے الیکٹرانز کا نکل جانا آکسیڈیشن، جبکہ کسی ایٹم کو الیکٹرانز حاصل کرنا آپ کا ریڈکشن کہلاتا ہے۔ آئی ریپیٹ اگین، کسی ایٹم سے الیکٹران کا نکل جانا آکسیڈیشن کہلاتا ہے، اور کسی ایٹم کا الیکٹرانز حاصل کرنا ریڈکشن کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے۔ تھرڈ میں جو الیکٹرانز انرجی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، اس بات کا ڈیپینڈیبل یعنی کہ انحصار ایٹم کے اندر کے مقام اور ترتیب سے ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ مثال کیا دی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب وہ آکسیجن میں موجود ہوں تو آکسیجن ایٹم کے ساتھ مستحکم تعلق بناتے ہیں، انرجی کا اچھا ذریعہ نہیں ہوتے، لیکن جب الیکٹرانز کو آکسیجن سے دور کھینچ لیا جائے اور کسی دوسرے ایٹم مثلاً کاربن یا ہائیڈروجن کے ساتھ جوڑا جائے تو وہاں غیر مستحکم رشتہ بناتے ہیں۔ ایسی حالت میں دوبارہ آکسیجن کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں انرجی خارج ہوتی ہے۔ جب وہ اس قسم کا ریئیکشن کرتے ہیں تو اس میں انرجی از ریلیزڈ، انرجی خارج ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ جو اوپر میں تلاش کر رہا تھا، ریڈکشن آف یہ کہ فل سٹاپ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں پہ اس کا اخراج ہوتا ہے، اور ان پٹ آف انرجی یہاں سے آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ آکسیڈیشن ہے، اور یہ اسٹور آف انرجی ہے جس میں انرجی کو اسٹور کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ ٹرانسفارمیشن کا یعنی کہ تبدیلی کا عمل ہوتا ہے۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ مینٹیننس ہے، اور کیمیکل سینتھیسس یعنی کہ اس سارے کی ساری جو آپ کے سامنے شکل دی گئی ہے، اس طرح ان کو ہیٹ دے کر ٹرانسفارمیشن کا جانداروں میں ان کا ٹرانسفارمیشن کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو آکسیڈیشن کمپاؤنڈ اے لوزز آف الیکٹرانز، یہاں پہ جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ اے میں الیکٹران کو لوز کیا جا رہا ہے اور آکسیڈائز کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ریڈیوسڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو سارے کا سارا عمل ہے یہ آپ کا بی الیکٹرانز حاصل کرتا ہے، اور یہ یہاں سے الیکٹرانز نکلتے ہیں اور یہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور ریڈکس ریئیکشنز اس جو شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ اے ٹی پی سیل کی انرجی سیل وہ کس طرح آپ کی فنکشنالٹی، دا سیل انرجی کرنسی، اس میں کیا رول پلے کرتا ہے آپ کی اے ٹی پی جو سیل کی انرجی کی کرنسی ہے۔ اس میں تمام سیلز کی بڑی انرجی جو کہ ایک کرنسی کی نیوکلائڈ چیزیں ہوتی ہیں، جسے ہم ایٹنوسائن کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ اے ٹی پی جو کہ آپ کی ٹرائی فاسفورڈ ہم جس کو بولتے ہیں، ٹرائی فاسفورڈ ہم جس کو بولتے ہیں، یہ سیل کے اندر زیادہ تر افعال مثلاً
मैक्रो मॉलिक्यूल्स डी एन ए आर एन ए प्रोटीन्स की तैयारी, हरकत, नर्व इम्पल्स की तरसील और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्टिव साइटोसिस और एंडोसाइट्स वगैरह के लिए एनर्जी का अहम जुज़ है ये एक्सोटाइसिस और इम्पल्सिस वगैरह और एंडोसाइटस वगैरह के लिए। सेकंड इसका ये बनता है कि एटीपी की एनर्जी ज़खीरा करने और फिर उसमें से उसका अखराज यानी कि जो उसका रिलीज है एनर्जी का उसकी सलाहियत के मॉलिक्यूल की साक्षी वैसे है शक्ल आप यहाँ पे 7.3 में आपको डायग्राम में बताया जाएगा कि यहाँ पे जो उसकी एटीपी के एक आसान डायग्राम दी गई है। हर एटीपी मॉलिक्यूल में 3 सब यूनिट होते हैं, सब के सब उनमें फास्फोरस ग्रुप्स हैं लीनियर चेन यानी कि 3 उसमें सब 3 सब यूनिट्स उसमें होते हैं जिसमें एडिनाइन और डबल रिंग नाइट्रोजन होता है, अरबिसोम्स 5 कार्बन शुगर उसमें पाए जाते हैं, सी 3 फास्फोरस ग्रुप्स इन लीनियर चेंज, ये तीनों के तीन उसमें ये सारी की सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और चूंकि एटीपी तमाम जानदारों में एनर्जी करेंसी के तौर पर मरकजी किरदार अदा करता है, ये ज़िंदगी की इब्तदा तारीख में ही माज़े वजूद में आ गया था। द एबिलिटी ऑफ एटीपी जो काबिलियत है यानी कि उसमें जो एटीपी में जो स्टोर करने की और रिलीज करने की एनर्जी को तवानाई को ड्यू टू इस मालिक्यूल स्ट्रक्चर उसके मालिक्यूल साख्त की वजह से है, जैसा कि 7.3 में शो किया गया है। एक सादा डायग्राम दी गई है उसमें एटीपी का इजहार किया गया है, वो हम आगे देखते हैं जाके। ईच एटीपी मालिक्यूल हैज 3 सब यूनिट्स यानी कि 3 यूनिट है, जैसे पहले भी बताया एडिनाइन और डबल रिंग जो उसमें नाइट्रोजन बेस होती है और आरबियोस और 5 कार्बन शुगर उसमें पाया जाता है, 3 फास्फोरस ग्रुप्स इन लीनियर चेन में वो सारे के सारे पाए जाते हैं। और वो किस तरह होते हैं ये आपके सामने इसमें शक्ल है, फास्फोरस ग्रुप्स है और ये रिबोसोम्स और एडिनाइन, ये सारी की सारी इसमें चीजें कहते हैं। द कोवैलेंट एंड कनेक्टेड टू फास्फोरस एंड इंडिकेटेड बाय द टेल्ड, ये दो फास्फोरस को मिलाने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड को एक टेडल की अलामत से इसको ज़ाहिर किया जाता है। ये जो अलामत है इट इज़ ए हाई एनर्जी बॉन्ड, और इसमें जो एक हाई एनर्जी बॉन्ड है यानी कि ज़्यादा ताकत वाले हैं। इन द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज एट इट्स ब्रेक एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यानी कि पीआई गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी। इस बॉन्ड की एनर्जी इस वक्त खारिज होती है जब ये टूटता है और एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि P1 उसमें अलहदा हो जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड और रिलीज बॉन्ड 7.3 के कॉल 73,000 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी एज फॉलोज। और इसमें फास्फोर्ड का एक बॉन्ड टूटने से एटीपी के एक मोल से तकरीबन 73 कैलोरीज यानी कि 7300 कैलोरीज एनर्जी खार्ज होती है, जो कि इस मसाबात में दिखाया जाता है। एटीपी प्लस H2O और ये आपसे एटीपी प्लस P1 प्लस एनर्जी, ये इसका के मोल यहाँ पे इनको दिखाया गया। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस आमूदी रिएक्शंस के लिए दोनों एनर्जी में सिर्फ बैरोनी बॉन्ड्स ही तोड़ दिया जाता है। ऐसा होने पर एटीपी जो होती है उसमें तब्दील होकर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी बन जाता है और इससे एक पीआई खारिज होता है। बाज़ औक़ात एडीपी को मनजायज से तोड़ा जाता है और एडोनाइंस मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी और पीआई उसमें बनाते हैं। उसमें क्या बनाते हैं, उसमें ये सारे के सारे फंक्शनैलिटी के थ्रू ये तरीका जो मसबात में ज़ाहिर किया गया इससे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल, हर वक्त जो है सेल रिसाइकल करते रहते हैं एटीपी और एडीपी में के थ्रू। एटीपी और एडीपी थी एंड P1 रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 7.3 कॉल ऑफ एनर्जी पर मोल, और उसमें जो फी मोल 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी खार्ज करना पड़ती है और ये एनर्जी खुराक के मादा की एक्सीडेशन से हासिल की जाती है। और एक्सपेंडिचर 7.3 और दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टेप, खुराक के ऑक्सीडेशन से हासिल की। सो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज जनरेटेड बाय जनरेटर रिलीज प्रोसेस इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और हम मुख्तसर ये कह सकते हैं कि एनर्जी खार्ज करने के लिए अमाल जो होते हैं जिसे एटीपी बनाते हैं,
जब एनर्जी इस्तेमाल करने वाले जो अमाल उसे तोड़ते हैं। इस तरह एटीपी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के मबैन एनर्जी के तबादला का काम करते हैं। जैसा कि एडेनोसाइन है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, एडेनोसाइन जो है ना डाइफॉस्फेट है, एडेनोसाइन जो है ना ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह इनका जो एक्शन और रिएक्शन जो होता है और इन मसबात को इस तरह लिया जाता है। और इसके साथ साथ ये आपके साथ मैंने इसका एक्सप्लेन करके बताया, इसकी ट्रांसलेशन करके बताई। तो इस तरह ये अमल जो है ना पाया तकमील तक पहुंचता है। फोटोसिंथेसिस का जो तरीकाकार होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज को तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और इसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा एनाबॉलिक अमल है, यानी कि तमीरी अमल है, जिंदगी के निज़ाम और बायो एनर्जेटिक्स का एक अहम हिस्सा होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे। ये सबसे अहम बायोकेमिकल सिलसिला और तकरीबन तमाम जिंदगी इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस पर इन्हिसार करता है। तकरीबन इसमें अमल होता है। इट कंप्राइजेज मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन दैट occur in plants, some protists, algae and some bacteria। और चूंकि इसमें ऑक्सीजन का एक बाई प्रोडक्ट बन ये सब और ये बहुत से बारहपद बायोकेमिकल रिएक्शन पर मुश्तमिल अमल है, जो चंद प्रोटेस्ट, अलजी और चंद बैक्टीरिया में इसमें शुमार होता है। और इसमें फोटोसिंथेसिस की जो मसावात है वो नीचे आपके सामने दी गई है, यानी कि 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, 12 H2O पानी लेंगे, प्लस लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को इंटरवर्ट करेंगे। ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इंटर करने के बाद आपका ये क्या होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड आपका पानी अलहदा कर दिया जाएगा। तो ये इसके अमल के करने से ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। किसके अमल के थ्रू? आपका फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू, ये क्लोरोफिल के थ्रू, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब मिलाकर ये मर्ज वजूद में आती हैं। तो इस तरह ये एटीपी और एडीपी का अमल होता है एएमपी के साथ साथ मिलकर। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस के बाद आइए देखते हैं इसमें इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में ले जाना। इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस में खाम मवाद है, यानी कि रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं। पौधों के पास इन मादों को जिस्म में लेने और तस्वीर करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद होता है। पानी मिट्टी में मौजूद पानी को जड़ें और रूट हेयर्स ऑस्मोस के जरिए जज़ब करते हैं। ये पानी जाइलम वेसल्स के जरिए पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा छोटे सुराखों यानी कि स्टोमेटा के जरिए जो हवा पत्ते में दाखिल होती है वो मेसोफिल टिश्यूज के गिर्द मौजूद एयर स्पेस में पहुंच जाती है, यानी कि आपका स्टोमेटा जिसको कहते हैं एयर स्पेस में उसको पहुंच जाती है। इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो मेसोफिल सेल्स की दीवारों पर लगे पानी में ऑब्जॉर्ब कर जाती है, यानी कि जज़ब हो जाती है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में डिफ्यूज कर जाती है, यानी कि मेसोफिल सेल में डिफ्यूज कर जाती है। यहाँ पे ऑस्मोस जो एक ऐसा तरीकाकार है उसको याद रखना ज़रूरी है कि स्टोमेटा पत्ते की तरह का जो 1.2% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से काफ़ी हवा गुजरने का मौका देते हैं, यानी कि पानी का ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए डिल्यूट सोल्यूशन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड वन थ्रू। यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि पानी का मेम्ब्रेन के जरिए एक डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्यूशंस में ऑस्मोस का अमल जो होता है वो ऑस्मोस कहलाता है। नेक्स्ट आपका कार्बन और डाइऑक्साइड को किस तरह जिसम में पानी लेके आता है या उसमें ले जाना होता है वो आपको हमने बता दिया कि किस तरह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पर मादों के इन मादों को जिसम लेने और तस्लीम करने के लिए मैकेनिज्म का जो तरीका अपनाए हुए हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि नेक्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है 2 मराहल में मुकम्मल होती है, जैसा कि शक्ल 7.4 में हम देखेंगे कि पहला जो फेज है उसमें लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके बायो एनर्जिकल मॉलिक्यूल जिसमें एटीपी और NADPH बनाते हैं, यानी कि एटीपी और NADPH बनाते हैं। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाई
लाइक्वाइड मेम्ब्रेन्स बनते हैं और लाइट रिएक्शंस कहलाते हैं, यानी कि लाइट रिएक्शंस इसको बोलते हैं। और इसको थाइलकॉइड मेम्ब्रेन्स क्लोरोप्लास्ट जो उसका होता है उसमें बनाए जाते हैं और इसको कहा जाता है। दूसरे मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके ग्लूकोज को तैयार किया जाता है। इस अमल में हाई एनर्जी मालिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच की एनर्जी इस्तेमाल एटीपी और की इस्तेमाल होती है, और चूंकि इनके रिएक्शंस में बराह रास्त लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन। इनको डार्क रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में पाए जाते हैं। द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ये डार्क रिएक्शन पाए जाते हैं। और ये तकरीबन किस तरह ये अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, आइए देखते हैं। ये यहाँ पे शक्ल आपके सामने दी गई है। लाइट कहाँ से आती है, ये यहाँ पे आती है। ये पानी है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ये NADP ADP और NADPH मिलाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शंस स्टोमा में अपना करते हैं, तो ये शुगर आपका ग्लूकोज यहाँ पे होता है। और ये फोटोसिंथेसिस की समरी आपके सामने ये यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें जो ये चीज़ें आपके सामने जो दिखाई गई हैं उसमें निकोटीन एमिनॉइड और डाई निकोलोटाइड जो है ना, यानी कि NAD एक एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस लेकर NADH में रिड्यूस हो जाता है। इसको एंजाइम की एक किस्म के पास फास्फेज भी होता है, इसलिए उसे NADP का नाम दिया जाता है। तो ये आपको इसका जो इमेज है उसको भी ट्रांसलेशन आपको करके बता दिया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है लाइट रिएक्शंस हैं। लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन की समरी है वो नीचे आपके सामने दी गई है। नंबर 1 में जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को जज़ब करते हैं उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और उनमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। नंबर 2 पे आपका ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट चेन से पर से गुजरते हैं और अपने अंदर मौजूद एनर्जी से ATP बनाते हैं। नंबर 3 पे आपका लाइट एनर्जी पानी के एक मॉलिक्यूल को भी तोड़ती है जिससे ऑक्सीजन खारिज होती है, इसे पानी की फोटोलाइंस कहते हैं। इसके दौरान बनने वाले हाइड्रोजन एटम्स क्लोरोफिल्स को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद आयंस बनाते हैं। नंबर 4 इसका है क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ATP बना लेने के बाद और पानी के हाइड्रोजन आइटम्स को आयंस को इस्तेमाल करके NADP की रिडक्शन की जाती है और इसमें NADPH बना लिया जाता है। और ये सारे का सारा जो होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड Z स्कीम ड्यू टू इट्स Z शेप्ड फ्लो चार्ट। इसको Z स्कीम भी का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसका जो चार्ट है वो Z शेप में होता है, जैसा कि ये आपके सामने बताया गया है। ये Z शेप चार्ट है और ये फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस का सामने दिया है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है और NADPH का जो फोटॉन्स का और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का इसमें जो तैयारी होती है। और ये सारी की सारी इसमें एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP की यहाँ पे तैयारी हो रही है और यहाँ पे लाइट फोर्सेस के साथ मिलाकर जो हाइड्रोजन का अमल है वो तैयार किया जा रहा है। तो सारे का सारा ये फोटोसिंथेसिस के लाइट के रिएक्शन इस इमेज में शो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन है आपका, ये देखते हैं और उसमें नेक्स्ट में आपका क्या बताया गया है। और नेक्स्ट में डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि डार्क रिएक्शंस की तफसीलात को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मेलोन कैलोन और उसके साथियों ने दरियाफ्त किया था। डार्क रिएक्शन जिन्हें कैलोन साइकिल भी कहते हैं की समरी मंदजा झैल है, यानी कि मेलविन कैल्विन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जाहिर किया। तो इसकी समरी जो है ना वो नीचे दी गई है और इस समरी में क्या बताया गया है। पहले वन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पहले से मौजूद 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स के साथ मिलाया जाता है और जिसके नतीजे में 6 कार्बन वाले RC कंपाउंड बनते हैं। इनमें से हर कंपाउंड कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट जाता है। नंबर 2 पे आपका जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड के रिडक्शन के 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। इस अमल के लिए ATP और NADPH की हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाई वाले कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे आपका 3 कार्बन डाई हाइड्रो जो कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके आगाज में इस्तेमाल होने वाले 5 कार्बन वाले जो कंपाउंड दोबारा बना लिए जाते हैं। इस मरहला में ATP इस्तेमाल होते हैं और आगे जो है ना इसकी कोई शक्ल भी दी गई होगी जो हम बाद में देखेंगे। और
इसमें रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड उसका लाइट यानी कि क्लोरोफिल रोशनी का किरदार ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, हाँ ये आपके सामने द रोल ऑफ क्लोरोफिल का पढ़ने से पहले ये आपको सामने शक्ल दी गई है और इस शक्ल में फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शंस को दिखाया गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड 3 है, ये 5C है, ये 3 है, ये 6C है, ये 3C है और ये यहाँ पे ग्लूकोज आपको दिखाया गया और यहाँ पे ATP और NADPH की प्रोडक्शन हो रही है। तो ये आपका जो मतलब जो डार्क रिएक्शंस है ये उसकी आपको शक्ल दिखाई गई है। यहाँ पे क्लोरोफिल एंड उसका लाइट का जो रोल है उसमें डिस्कशन करते हैं। सूरज की रोशनी, चूंकि सूरज की रोशनी क्लोरोफिल को जज़ब करता है, बाद में इसे केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के तमाम अमल को चलाती है। पत्ते पर पड़ने वाली रोशनी में से सिर्फ 1% ही जज़ब होती है, पड़ने वाली बाकी रोशनी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। और इसके अलावा जो पड़ने वाली बाकी रोशनी फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स रोशनी की मुख्तलिफ वेव्स लेंथ की शों को ना सिर्फ मुख्तलिफ मकदार में जज़ब करते हैं बल्कि ये शोएं फोटोसिंथेसिस में भी मुख्तलिफ असरात दिखाती हैं और नीली और सुर्ख रोशनी फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा मुअस्सर होती हैं। तो ये इसका जो सारे का सारा अमल है इसमें दिखाया जा रहा है। इस इमेज में भी जैसे कि आपको ट्रांसमिशन भी करके दिखाई सारे का सारा इसके साथ अमल। तो नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट्स का ऑर्गेनाइज है फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स की शक्ल में, जिसको हम जो है ना इसकी क्लोरोप्लास्ट को थाइकोलाइड मेम्ब्रान्स पर यानी कि फोटोसिंथेसिस की शक्ल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए सबसे अहम पिगमेंट है, दूसरे पिगमेंट्स को एक्सेसरी यानी कि इजाफी पिगमेंट्स भी कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बाकी जो दूसरे अमल हैं। और इनमें क्लोरोफिल यानी कि कैटोनॉइड्स शामिल हैं। क्लोरोफिल्स बुनियादी तौर पर नीले और सुर्ख रंग की रोशनी जज़ब करते हैं। जिन वेवलेंथ्स को क्लोरोफिल यानी कि ए जज़ब नहीं करता उन्हें इजाफी पिगमेंट्स जज़ब कर लेते हैं और इसके साथ उसका बिलिक्स यानी कि वाइस वर्सा मोनक्स भी वो सारे का सारा इसमें अमल करता हुआ नजर आते हैं। और ये केल्विन है जिसको नोबेल प्राइज भी 1961 में जो है ना वो डॉग फोटोसिंथेसिस के अमल में इसको जो अता किया गया था। नेक्स्ट है जो लाइटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस में, इसमें क्या होता है, ऐसा माहौलियाती अंसर यानी कि फैक्टर जो किसी की गैर मौजूदगी यानी कि किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार कम कर दे, उस मखसूस रिएक्शंस के लिए लिमिटिंग फैक्टर का इसको कहा जाता है। और इस लिमिटिंग फैक्टर में कई किस्म के अनासर हैं, मसलन रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और पानी की दस्तयाबी। फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स ये अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, यानी कि इसमें आप रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का असर क्या सर अंजाम देता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोशनी की शिद्दत के साथ फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार तब्दील होती रहती है यानी कि इंटेंसिटी, शिद्दत, इट डिक्रीज। रोशनी की शिद्दत कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी कम होती है और शिद्दत बढ़ने से बढ़ती है। ताहम रोशनी के बहुत ज़्यादा शिद्दत होने पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ती और मुस्तकिल हो जाती है। ये इफेक्ट ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी टेम्परेचर आप यहाँ पे कहलाता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि उसके साथ बढ़ती है और उसके साथ कम भी हो जाती है। टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है। जब एक टेम्परेचर के मुनासिब हद तक बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में इजाफा होता है, लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत मुश्किल है तो टेम्परेचर बढ़ने का फोटोसिंथेसिस की रफ्तार पर असर कम पड़ता है। तो इसके साथ ये भी चीज़ें शामिल होती हैं। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का असर क्या होता है, आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो उस वक्त तक बढ़ती है जब तक दूसरे अवामल में से कम ना कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में एक हद से ज़्यादा इजाफा स्टोमेना बंद होने की वजह से बनता है और इससे फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है जिसमें फोटोसिंथेसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है। ये प्रॉब्लम है, ये मफरूज़ा दिया गया है और उसमें जो रिजल्ट है ये आपको दिया गया क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन थी जिस बेसिस पे आपने सारे का सारा प्रैक्टिकल तजर्बा दिया गया है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट भी साथ दिया गया है, इसलिए मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। ये तरीकाकार है, 4-5 तरीके जो उन्होंने
पुट की हैं और एट द एंड जो ऑब्जर्वेशन लगाई थी और ये सारे का सारा अमल है, रिजल्ट है और कंफर्मेशन इसके साथ की हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन, ये मुशाहदा किया गया, ये नताइज हैं इसके और इसको ये कंफर्म किया है, ये कुछ एरर्स हैं इसमें, मिस्टेक्स हैं और एट द एंड इसकी एवेल्यूशन जो की गई है और इसको आप इटसेल्फ आप पढ़ के इस तजर्बे को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ कंप्लीटली दी गई है, इसमें कोई भी ढकी छुपी चीज़ नहीं है। जैसा कि यहाँ पे भी सारे का सारा ये सारा जो अमल है, ऑक्सीजन गैस टेस्ट ट्यूब, गैस के बुलबुले ये आपके सामने दो रहे हैं और ये बेकर है और ये हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रिला की शाखें यहाँ पे दी गई हैं और ये फोटोसेंसिस साबित करने के लिए तजर्बा का सेटअप रखा गया है और ये इसकी एवेल्यूशन की गई है, यानी कि मौजूदा जो तहकीक की है इसके अकॉर्डिंगली आप इन तमाम चीज़ों को इटसेल्फ पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ इसमें मौजूद है, इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों को नहीं दे गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टॉर्च, यहाँ पे जो स्टॉर्च है उसमें से टेस्ट गुजारा गया था और उसके नतीजे से क्या निकले हैं, ये बेस मसला है और ये आपका मफरूज़ा है, इसमें ये डिडक्शन है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ स्टॉर्च किए गए हैं। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी और इसमें जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, आपने एक ये सारी की सारी चीज़ें लेनी है, आगे आपको इमेज में दिखाया होगा ये पांचों की पांचों जो चीज़ें लेनी है और वो पांचों की पांचों चीज़ें ये है आपके यहाँ पे अवेलेबल है। ये इस तजर्बे में दिखाया गया, ये बॉइलिंग वाटर है, एथेनॉल है, लीव इन बॉइलिंग वाटर, लीव इन बॉइलिंग एथेनॉल है, लीव बॉयल वेस्टेड है और ये सारे का सारा ऑडियंस सोल्यूशन के साथ स्टॉर्च का टेस्ट है, यानी कि स्टॉर्च टेस्ट के तजर्बा का ये सेटअप है सारे का सारा और ये इसका कुछ मिस्टेक्स ही उसके बारे में ये एवेल्यूएशन, यानी कि एट द एंड जो चीज़ें रिकमेंडेशन के तौर पे सामने आएंगी इस तजर्बे के बाद ये आपको दिखाएगी। ये आप चूँकि प्रैक्टिकल वर्क है और इसको एक और तजर्बा दिखाया गया, इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट द क्लोरोफिल नेसेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस में, ये सारे का सारा तजर्बा भी आप इटसेल्फ पढ़ सकते हैं, रिजल्ट समेत यहाँ पे हर चीज़ दी गई है और जैसे कि मैंने पिछलों को एक्सप्लेन किया, इसमें भी वही चीज़ें वो अमल दिखाकर आपको बताया गया है। ये फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल की ज़रूरत को साबित करने के लिए ये जो टेस्ट किया गया है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आप मुशाहदत के लिए जो चीज़ें हैं ये आपका रिजल्ट है, ये कुछ मिस्टेक है और एट द एंड जो एवेल्यूएशन की गई है वो आपका रिजल्ट की रिकमेंडेशंस हैं और इसमें प्रैक्टिकल आपका वर्क दिखाया गया। एक और प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें नेसेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस को अमल को यहाँ पे दिखाया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आपको प्रॉब्लम ये है फोटोसिंथेसिस की, हाइपोथेसिस ये लिया गया, डिडक्शन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद थी और उसका तरीकाकार, ये 5 चीज़ें यहाँ पे 4 चीज़ें जो प्रोसीजर है उसमें उठाई गई हैं और बाद में ऑब्जर्वेशन रखा गया है उन तमाम चीज़ों में और रिजल्ट के तौर पर ये आपके सामने लिखा हुआ आपका रिजल्ट और ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है इसमें फोटोसिंथेसिस के रोशनी की ज़रूरतों को साबित करने के लिए ये टेस्ट किया गया है। ये कुछ मिस्टेक एरर एनालिसिस है और एवेल्यूएशन जो आपको रिकमेंडेशन दी गई है एवेल्यूएशन में वो आपको दिखाया गया। एक और यहाँ पे टेस्ट दिखाया गया है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बारे में ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। इन्वेस्टिगेशन फाउंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस डिडक्शन है और उसमें जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस के अमल में ली गई हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, ये बैकग्राउंड ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी, तरीकाकार ये था और तरीकाकार में क्या क्या चीज़ें अडाप्ट उन्होंने की हैं और इस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को करने के लिए वो सारी की सारी डिटेल उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन में, ये रिजल्ट आपका एरर एनालिसिस है, एवेल्यूएशन यहाँ पे लिखी हुई है जो पुट की हुई है और इसको आप इटसेल्फ मेमोराइज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट भी उन्होंने दी गई हैं और ये सारा का सारा जो तरीकाकार उन्होंने जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो भी चीज़ें दिखाई गई हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को साबित करने के लिए ये आपके सामने टेस्ट किया गया है। तो ये कुछ 4-5 तजर्बात थे जिसको हमने यहाँ पे आपको बताया और इसके साथ ही जनाब आपका ये पार्ट 1 आपको ख़त्म होता है। रेस्पिरेशन को हम यूनिट 7 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो रेस्पिरेशन का अमल है और तो इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो 9th और 10th को आप जानते हैं, आपके रिलेटिव्स में जानते हैं, बारीक बरकम
فیسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئکن کو لازمی کلک کریے تاکہ آنے والے تمام جتنے بھی لیکچرز اپلوڈ ہونے والے ہیں اس سے آپ مستفید ہو سکیں، اور باری برکم جو آپ فیس ادا کرتے ہیں اکیڈمیز میں، ایکسپینسو اسکولز میں، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر کے ان پیسوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت۔ تنویر احمد اسپیک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور تمام کے تمام میری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے اس چینل پہ آ کے ان لیکچرز کو پک کریں اور اپنے نالج پہ انہینس کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ تو نیکسٹ ہے ریسپریشن۔ ریسپریشن اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریسپریشن میں جب ہم ایندھن جلاتے ہیں تو آکسیجن استعمال کی جاتی ہے اور روشنی اور حرارت کی شکل میں توانائی پیدا کرتی ہے۔ جلنے کے اس عمل میں آکسیجن ایندھن کے مالیکیولز میں یعنی کہ موجود سی ایچ بانڈز توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ سی ایچ بانڈ ہے، اور اس میں جو بالکل اسی طرح جاندار بھی اپنے سیلز میں خوراک کے سی ایچ بانڈز توڑنے کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں، جاندار بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور اس عمل میں بھی انرجی پیدا ہوتی ہے جسے اے ٹی پی میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران سی ایچ بانڈز کو آکسیڈیشن اور ریڈکشن سے توڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بھی بنتے ہیں۔ سیلز کے اندر انرجی پیدا کرنے والے عمل کو سیلولر ریسپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا ریسپریشن کا عمل ہے، اور ریسپریشن جو چیز ہوتی ہے سیلولر ریسپریشن، اس میں خوراک کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب یہ بناتی ہے، جبکہ آکسیجن کی ریڈکشن ہوتی ہے اور پانی اس سے بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ریسپریشن کا عمل ہے۔ ایروبک اینڈ انائروبک ریسپریشن کیا ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ سیلولر ریسپریشنز کے جو ذریعے انرجی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں ایک گلوکوز ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ گلوکوز کو کس طرح اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کے انحصار آکسیجن کی دستیابی پر ہے۔ آکسیجن کی موجودگی میں ہونے والی سیلولر ریسپریشن ایروبک ریسپریشن کہلاتی ہے، جبکہ وہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہوا سے ان ایروبک ریسپریشن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ایروبک ریسپریشن کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں۔ آکسیجن کی موجودگی میں گلوکوز کی مکمل آکسیڈیشن کر دی جاتی ہے اور انرجی کا اخراج سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایروبک ریسپریشن کے پہلے مرحلے میں گلوکوز یعنی کہ کاربن 6 کے مالیکیولز کو 3 کاربن والے یعنی کہ پوریک ایسڈ کے 2 مالیکیولز میں توڑا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پوریک ایسڈ کے مالیکیولز کی مکمل آکسیڈیشن کر دی جاتی ہے۔ ان تمام موجود سی ایچ جو بانڈز توڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بن جاتے ہیں، اور پانی اور جو پائی ردوک ایسڈ میں موجود تمام انرجی خارج ہوتی ہے۔ مجموعی جو اس کا اوور جو ریاکشن ہوتا ہے وہ اس فارمولے سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ گلوکوز ہے، یہ آکسیجن کو ملا کر آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ آپ کا پانی ہے، اور اس میں یہ انرجی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ایروبک ریسپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی فارمنٹیشن ہوتی ہے، جب اس کی آکسیجن کی غیر موجودگی میں یعنی کہ ان ایبسینس آف آکسیجن، اس کے آغاز میں گلوکوز کو ایک مالیکیول بائیروبک ایسڈ کے 2 مالیکیولز میں توڑا جاتا ہے، لیکن آکسیجن کی غیر موجودگی کی وجہ سے دوسرے مرحلے میں بائیروبک ایسڈ کے مکمل آکسیڈیشن نہیں ہو سکتی۔ بائیروبک ایسڈ کو ایتھائل یعنی کہ ایتھائل الکوہل یا لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان پروڈکٹس میں بہت سے سی ایچ بانڈز ٹوٹے بغیر رہ جاتے ہیں۔ ان ایروبک ریسپریشن کی مزید اور بھی اقسام پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس میں الکولک transmission کہلاتی ہے۔ It is transmitted into alcohol or alcohol. In this way many of the bonds are left unbroken، یعنی کہ وہ رہ جاتی ہیں، اور anaerobic اور بھی classified یعنی کہ درجہ بندی اور بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے alcoholic fermentation، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو یہ عمل بیکٹیریا اور یسٹ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ انائروبک ریسپریشن جو کہ اس قسم میں بائیورک ایسڈ کو یعنی کہ الکوہل C2H2OH اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں مزید اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ پیورک ایسڈ اور اس کے ایتھائل الکوہل پلس کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ اس کا فارمولا بنتا ہے جس کے تھرو یہ اس کی فرمنٹیشن ہوتی ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے بی لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عمل میں انسان اور دوسرے جانوروں کے جو
स्केलेटल मसल्स में तेज और जिस्मानी काम करने के दौरान होता है। ये अमल दूध में मौजूद बैक्टीरिया में भी होता है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेदिक एसिड का मॉलिक्यूल एसिड यानी कि बदल दिया जाता है। तो और वो किस तरह बदल दिया जाता है? बोरिक एसिड इज इक्वल टू ये यानी कि C2H2O3 को लैक्टिक एसिड में तब्दील किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि एनएरोबिक जो इसकी जो अहमियत है वो क्या होती है? इसमें ज़मीन पर ज़िंदगी के जो आगाज़ है उसमें इब्तदाई तौर पर ज़मीनी और यानी कि हैबिटेट्स मसाकर में आज़ाद ऑक्सीजन O2 मौजूद नहीं होती, और इस तरह के एनएरोबिक हालात में शुरू के जानदार अपने कामों के लिए एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ही हासिल करते हैं। हालांकि आज भी जब आज़ाद ऑक्सीजन दस्तयाब है, चंद जानदार जिनमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई शामिल है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं और एनएरोबिक इसमें कहलाते हैं, यानी कि एनएरोबिक उनको कहा जाता है। इंसान वुमेन्स कैन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल्स। इंसान और चंद दूसरे एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसे अपने स्केलेटल मसल्स को एनर्जी फराहम करते हैं। ऐसा इस वक्त जब होता है जब स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, मसलन वर्जिश के दौरान, लेकिन ज़रूरत पड़ने के लिए ऑक्सीजन की दस्तयाबी ना बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट जो साइंसदान है बैक्टीरिया और फंजाई की जो फर्मेंटेशन है उसकी सलाहियत को इंसानी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से पनीर और दही बना लिया जाता है। यीस्ट में फर्मेंटेशन को शराब और बेकरी की संद में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक फंगस एस्पिरेशन एस्पिरिलजिस की फर्मेंटेशन से यानी कि सोए पौधे की चटनी यानी कि सोया सॉस बनाई जाती है, यानी कि सोया सॉस इसकी फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। तो ये इसकी अहमियत है, इसकी फर्मेंटेशन से है। नेक्स्ट आपका जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन वो क्या होता है? इस प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन के अमल में रिएक्शंस के पेचीदा कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के तमाम रिएक्शन समझने के लिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को देखते हैं। और इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन एक मुसलसल अमल है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसे 3 बड़े मराहल में तकसीम करते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रोमोसोम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लाइकोलाइसिस का अमल साइटोप्लाज्म में होता है और इस मरहले में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पायरेथिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। इन कार्बिक साइकिल में क्या होता है? इन कार्बिक साइकिल में जो बायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है और इस दौरान एटीपी, एनएडीपीएच और एफएडीएच बनते हैं, जिसमें जो कर्व सेल्स हैं इसके साइकिल दाखिल होने से पहले बायरिक एसिड को एक कार्बन वाले कंपाउंड यानी कि एस्टाइल्स कॉइन्स में और में तब्दील कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में क्या होता है? इसमें जो सारा का सारा अमल है सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला है, इससे मुराद इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर मुंतकिल करना होता है। और इस मरहला में जो NADPH और FADH है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस को खारिज करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का एक सिलसिला हासिल कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर्स के सिलसिले गुजरते हैं तो इनमें से एनर्जी निकलती है जिसे ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस सिलसिले के आखिर में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और उन्हें पानी बना देते हैं। ये सारे का सारा जो अमल है ये आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का अमल है, जिसको ग्लूकोसाइड इन क्रेब साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स का नाम दिया गया है। और एक बरतानवी केमिस्ट के मुताबिक, जिसका नाम सर हैंस क्रेब्स है, ने रिएक्शंस के सिलसिले को दरियाफ्त किया था, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल का नाम भी देते हैं। और ये सारे का सारा जो क्रेब्स साइकिल्स है, इस जो आपके सामने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इससे ज़ाहिर किया जाता है। ग्लूकोज, एस्टॉयल और NADPH इन तमाम मराहल से ये सारे का सारा जो इसका अमल है वो आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। नेक्स्ट आपका देखते हैं द एनर्जी ऑफ बजट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का जो एनर्जी बजट है वो किस तरह
सर अंजाम देता है। इसमें क्या होता है, इसमें NADPH और 3 किस्म के ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है अपने चेन में, जबकि ग्लाइकोसेल्स में बनने वाला NADPH और ATP बनता है। और इसमें क्योंकि इसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है और इस काम में एक ATP खर्च हो जाता है। FADH2 हर मालिक्यूल 2 ATP बनाता है। आगे दिए गए डाटा से रेस्पिरेशन में बनने वाले ATP मुकम्मल तादाद मालूम की जा सकती है, जो कि शक्ल 7.13 में दिखाई गई है। और नोट करें कि ग्लूकोज को मालिक्यूल की एनएरोबिक ऑक्सीडेशन में मजमूई मुनाफा सिर्फ 2 ATP ही होता है, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होते। तो इस तरह ये सर हेंस का क्रेब्स का फार्मूला है, इसके रेस्पिरेशन का अमल है। और यहाँ पे इस जो चेन दिखाई गई है और इसके अमल को देखते हैं। ये रेस्पिरेशन का एनर्जी चार्ट है, जिस तरह वो अपना ये ग्लूकोज है, ये प्रोबिक एसिड है, ये एस्टोएलसीयू है, और NADPH, NADPH2, NADPH3, FADH2, इस तरह सारे का सारा मिला के ये रेस्पिरेशन का चार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल वर्क है एज यूजुअल, जैसे हमने पीछे अपना पिछले लेक्चर्स में कुछ हिस्से जो देखे जा सकते हैं। इस तहकीक में अरबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह खारिज होती है वो देखा गया है। ये प्रॉब्लम है, ये हाइपोथेसिस है, इस मसले पे ये मफरूज़ा लिया गया है और ये इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसको रेस्पिरेशन के हमले में जो चीज़ें की गई हैं, रिक्वायर्ड्स क्या हैं इसमें, रिक्वायर्ड ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे जो सारी शक्ल में दी गई हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद थी, ये तरीकाकार अडॉप्ट किया गया, ये मुशाहदा इस पर किया गया, रिजल्ट है उसका, ये इसका जो नतीजा है एवेल्यूएशंस में फाइनल रिजल्ट, ये सारी की सारी इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक और वर्क है जिसमें जो इस बात की तहकीक है, जो अरबिक रेस्पिरेशन है उसके दरमियान क्या चीज़ें अरबिक किस तरह अखराज होती है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ये देखते हैं। मसला आपके सामने है, एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हाइपोथेसिस आपके ये दिया गया है, डिडक्शन बताई गई है, पेरेंट्स जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है और आगे इस शक्ल में वो चीज़ें ज़ाहिर भी की होंगी। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, प्रोसीजर वो 5, 6, 7 किस्म की चीज़ें दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन लगाई गई और ये रिजल्ट और कुछ मिस्टेक्स भी इसमें हुई हैं और वैल्यूएशन आपके सामने ये रिजल्ट के तौर पर, और ये सारा का सारा ये अमल इसमें दिखाया गया है। ये रेस्पिरेशन का दौरान हरारत के दरमियान जो चीज़ें इखराज करने के लिए तजर्बे का सेटअप किया गया है इस सारी की सारी शक्ल में, तो ये आपकी एवेल्यूएशन यहाँ पे निकली है। तो इसके साथ जो करेक्टरिस्टिक है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के अमल में, ये इसके जो खसूसियात हैं और ये इसका फोटोसिंथेसिस है और ये रेस्पिरेशन है। और मेटाबॉलिज्म की किस्म है इसमें, ये मेटाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म है और ये कैटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म की किस्में एनर्जी पैदा होना या खर्च होना, और ये एनाबॉलिज्म आपका ये ज़ाहिर करता है यानी कि लाइट आपकी एनर्जी का खर्च जिसे बॉन्ड से एनर्जी में स्टोर करता है, और जो बॉन्ड एनर्जी ATP की कमरे में इसमें इसको तब्दील कर देता है। ठीक है जी। और इसका मज़ीद है जो करने वाले जानवर हैं, चंद बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, और इसमें ऑल ऑर्गेनिज्म यानी कि तमाम जानवर रेस्पिरेशन में पाए जाते हैं। साइट ऑफ स्ट्रक्चर इसका वकूफ़ ज़ीरो होने का मकाम, और ये क्लोरोप्लास्ट में ये होगा, और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। टाइम ऑफ ऑकरेंस यानी कि तमाम वक्त, सिर्फ दिन के वक्त ये चीज़ें रोशनी की मौजूदगी में, और ये ऑल द टाइम ये वाला अमल हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंस है एरोबिक एनाबेरिक रेस्पिरेशन किस तरह हुई थी, उसके दरमियान जो फ़र्क दिया गया है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि आपकी जो खसूसियात एरोबिक की रेस्पिरेशन और एनाबेरिक की है, तो इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी क्या है, इसमें है, इसमें नहीं है। नंबर ऑफ़ ATP और नॉट एज नॉट यानी कि ATP का मजमूई फ़ायदा जो है इसमें 30% है, इसमें 2% है। फाइनल जो अख्तामी प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और आपका इसमें जो लैक्टिक एसिड और एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाई जाती हैं। साइट ऑफ जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में है ये, और ये इसका जो वकूफ़ ज़ीर होने का मकाम जो है, और ये ग्लाइकोल साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेबस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये साइटोप्लाज्म में ये अपना परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, हमें ये तो ज़्यादातर जानवरों मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़्यादातर जानदारों के लिए ये एनर्जी का ज़रिए है, और इसमें एनारोबिक जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिए है। नंबर 2 पे है एरोबिक जानदारों के ऑक्सीजन की कमी की सूरत में एनर्जी का ज़रिए है, और इसमें कई प्रोडक्ट्स मसलन एथाइल अल्कोहल पनीर वगैरह का ये ज़रिया बनता है।
तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 7 का लेक्चर जिसको हमने कंप्लीट किया। वैसे तो 2 पार्ट में मैंने किया, लेकिन एक ही वीडियो आपको मतलब इसमें कन्वर्ट कर दूंगा एक ही वीडियो में, जो कि 40-45 मिनट की वीडियो आपकी हो जाएगी। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। कुछ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बायोएनर्जीज के बारे में डिस्कस की हैं, और एटीपी के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, वो सारे के सारे तजुर्बात जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लिखते हुए अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं, अपना वो टेस्ट इटसेल्फ ले सकते हैं कि इसमें अभी तक हमने क्या याद किया है। ये कोई इनिशिएटिव प्लानिंग है, और इस डिज़ाइन के साथ, इन मॉडल के साथ अपने नॉलेज को इन स्टडीज़ का और एक्टिविटीज़ करने के बाद, अपने ऑनलाइन स्टडी करने के बाद अपने नॉलेज को मज़ीद आप इन्हेंस कर सकते हैं। ये था यूनिट 7, जिसको हमने तकरीबन 2 पार्ट्स में अलग-अलग रिकॉर्ड किया था, लेकिन एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके हम इसको अपलोड करने वाले हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का इख्तिताम करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो कि 9th और 10th के हैं, तमाम के तमाम लेक्चर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियो आपको इंटीमेशन मिल सके आपके ईमेल आईडी पे, और आप उससे मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज को इनहेंस करने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर सकें, और एक भारी भरकम फीस से छुटकारा हासिल करें, जो कि एक्सपेंसिव किस्म के आपने जो फीस पे करनी होती है स्कूल्स में, अकेडमीज़ में, उनसे छुटकारा हासिल करें, अपने वालिदैन के, अपने बड़ों के पैसे बचाएं, उनको किसी और जगह पे यूटिलाइज करें। और ये तमाम के तमाम उन्हीं तरीक़ेकार से आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप, थोड़े थोड़ा करके, क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना आप जज्ब कर सकते हैं अपने माइंडसेट में, उनको आप याद करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। चैप्टर 8 में न्यूट्रिशन को डिस्कस करने के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।